हेलो दोस्तों, सना ठाकुर। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो की जाती है, पेपर वर्क कैसे होता है। जैसे आपने अभी घर ले लिया, तो घर लेने के बाद एक टोकन अमाउंट देते हैं। टोकन अमाउंट दे दिया आपने। टोकन अमाउंट होता कितना है? 2 से 5%। मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 2 लाख 5 लाख। ठीक है। उसके बाद उसका एमओयू बनता है। ठीक है, 500 रुपये का स्टैम्प पेपर, एमओयू। बेटर है कि लॉयर एक इन्वॉल्व कर लो, पर आपको जस्ट जानकारी के लिए कि कैसे तरीका होता है। अब एमओयू में सारे टर्म्स एंड कंडीशन आ जाते हैं। सबसे मेन कि कितने दिन में डील क्लोज होती है। अब अगर दोनों पार्टी का लोन नहीं है तो 15 दिन में हो जाएगी। अगर एक पार्टी का लोन है, समझो बायर का लोन है, सेलर का नहीं है, तो 1 महीने में होगी। अगर जो सेलर है उसका भी लोन चालू है, बायर का भी लोन है, तो 45 डेज लगेगा। ठीक है। अब इतना लगेगा और फिर आप 15 दिन ग्रेस पीरियड लगा लो। तो इस हिसाब से आप कंफर्टेबल रहेंगे। तो 2 महीने का टाइम मैक्सिमम, और मिनिमम मतलब 1 महीने का मान लो कि 15 दिन लगता है, 15 दिन ग्रेस पीरियड पकड़ा तो 1 महीने के अंदर हो गया। तो ये कंफर्टेबल टाइम रहता है होने को, 2-5 दिन पहले हो जाए, लेकिन वो प्रेशर नहीं आता। अच्छा, तो एमओयू में प्राइस कितने में फिक्स हुई उसकी बात आ जाएगी। फिर स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन ये भरना होता है। ये कौन भरेगा? बायर ही भरता है। एनओसी चार्जेस रहते हैं। एनओसी चार्जेस का नॉर्मली होता है बायर सेलर दोनों हाफ हाफ शेयर करते हैं। ठीक है। और लीगल फीस जो भी लगती है वो बायर को देनी होती है। कितनी लगती है? 10 से 15 हज़ार के बीच में, डिपेंड करता है कैसा लॉयर कर रहे हैं। उससे कम में भी मिल जाता है, 7-8 हज़ार में भी। पर ढंग का मैं बोल रहा हूँ 10 हज़ार में कर लो। कभी कभी 2 डॉक्यूमेंट करने पड़ते हैं, एग्रीमेंट टू सेल, सेल डीड, तो उसमें हो सकता है 2 हज़ार ज़्यादा ले ले, 2-4 हज़ार, क्योंकि 2 बार लॉयर को टाइम निकाल के जाना पड़ेगा। ठीक है। तो फिर एमओयू, तो एमओयू का वैसे आप लोग भी कर सकते हो, सब आजकल अवेलेबल है उसके वर्जन। पर लॉयर है, जाएगा 10 हज़ार, लेकिन इतना पैसा डालने जा रहे हो तो सेफ रहो, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। और अगर फर्निश है तो क्या क्या फर्नीचर में है डाल दिया उसमें। ठीक है। पेमेंट टर्म्स वगैरह ये सब कब तक क्या है, वो थोड़ा सा पूरा रहता है, उनका स्टैंडर्ड ही रहता है। अब एमओयू होने के बाद मान लो बायर ने लोन लेना है, तो फिर क्या करेगा? बायर का बैंक जो है लोन लेना है, सेलर को एक एलओडी बोलते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दे देगा कि ये हमको प्रोवाइड करो। नॉर्मली क्या रहता है, ये रहता है कि जितने चैन ऑफ एग्रीमेंट होते हैं, जितनी बार वो प्रॉपर्टी खरीदी बेची गई है, क्योंकि मैं रिसेल की बात कर रहा हूँ, सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहा हूँ, है ना। बिल्डर से फर्स्ट ओनर, फर्स्ट से सेकेंड, जितने बार भी किए, एक बार एक तो वो पूरे एग्रीमेंट या एग्रीमेंट टू सेल और डीड ऑफ असाइनमेंट बोलते हैं, या सेल डीड बोलते हैं, ये सारे लगेंगे जितनी बार भी सौदा हुआ है उसका। ठीक है। तो सबसे मेन पेपर हो गया। उसके बाद क्या लगेगा? प्रॉपर्टी टैक्स, लाइट बिल, सोसाइटी अगर उसकी रजिस्टर्ड हो गई है तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सोसाइटी का एनओसी लगेगा। मान लो सोसाइटी नहीं बनी है तो क्या होगा? बिल्डर एनओसी देगा, जो भी उसके चार्जेस रहेंगे। नॉर्मली सोसाइटीज़ का ऐसा है 25 हज़ार लेते हैं वो, जो मैंने बताया था, हाफ हाफ देना पड़ता है। ठीक है। तो अभी बैंक बैंक पे डिपेंड करता है आप कौन से बैंक से ले रहे हो। नॉर्मली ज़्यादातर HDFC, ICICI, SBI, इसमें लोग जाते हैं 70% तक। 30% अपना PNB, एक्सिस या उनका कोई बजाज फाइनेंस ऐसे रहता है। तो जो भी उनकी, वो थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, बट यही मोस्टली चैन ऑफ एग्रीमेंट जितने भी हैं, लाइट बिल, प्रॉपर्टी टैक्स का, सैंक्शन प्लान एक मांगते हैं जो पूरा ब्लूप्रिंट रहता है, प्लान सैंक्शन जो है वो लगता है, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट, एनओसी जो लगेगा। ठीक है। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, कमेंसमेंट जब शुरू हुआ था, उसके बाद जब कंप्लीशन होता है, CC बोलते हैं, या ऑक्यूपेंसी, उसी, वो बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, वो एक लगेगा। तो ये मेजर ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है। और कोई और बैंक है तो हो सकता है आपको कहे कि
टाइटल सर्च रिपोर्ट बनाना है उसके बारे में वो बोल सकता है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करेगा कौन? ये सारे डॉक्यूमेंट जो सेलर है वो देगा, तो उसके सारे जेरोक्स जो भी है आपको मिल जाएंगे। फिर बैंक उसको देखने के बाद आपको सैंक्शन दे देगा। मतलब दो तरीके के सर्च करेगा, एक तो टेक्निकल सर्च करेगा, एक लीगल करेगा। लीगल में क्या होगा कि सारे पेपर्स जो भी हैं ठीक हैं, प्लान ठीक है, और टेक्निकल सर्च मतलब जो सिविल कंस्ट्रक्शन या जो भी आप मांग रहे हो लोन, क्या प्रॉपर्टी वैसी है या नहीं, और बेस्ड ऑन योर इनकम, आपकी इनकम कितनी है उस हिसाब से वो आपको लोन देगा। नॉर्मली सलाह दी जाती है 25-30%, 40% तक। आप मान लो 1 लाख कमाई है तो 40,000 तक आप कंफर्टेबली भर सकते हो, या जो बैंक अभी जो आपकी एलिजिबिलिटी, आपका सिविल स्कोर देखेंगे वो, अगर वो 800 प्लस है तो ऐसे करके वो देते हैं। अब बैंक लोन में भी ऐसा होता है कि आप प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह भी लगता है, लेकिन आप बैंक से बोलोगे तो वो माफ़ कर देते हैं, क्योंकि बैंक में भी आजकल जो भी लोन होता है ना, तो लोन के ऊपर ऐसे कमीशन रहता है 0.4% से 1% तक। मान लो समझो अभी मैं रियल एस्टेट में हूँ तो मैंने कनेक्टेड कोड ले रखा है बैंक का, तो किसी क्लाइंट ने लिया तो हम रेफरेंस देने का हमको 40-50 हज़ार रुपये मिल जाता है मोटा मोटा। वो डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया 0.4% से 1% तक। तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं, तो वो आपको भी डिस्काउंट या तो दे देंगे या तो आपको मतलब वेव ऑफ कर देंगे कोई प्रोसेसिंग फ़ीस या इंटरेस्ट रेट वगैरह में, तो आप वो कर सकते हो। जस्ट एक टिप दे दी बीच में। तो जो भी है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ये आपने उनको देना रहता है। ये देने के बाद उनकी टीम आती है, वो वैल्यूएशन करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, सारी चीज़ें चेक करके आपको सैंक्शन कर देंगे कि लोन इतना सैंक्शन है। जब लोन सैंक्शन हो जाता है आपका, तो आपने अपना ओन कंट्रीब्यूशन, कोई भी बैंक नॉर्मली 80% तक लोन देती है, एकदम नया है समझो फ्रेश है तो कभी कभी 90% तक भी देते हैं। डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, और उनके जो प्लान रहते हैं, कैसे कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है या 2-3 तरह के चलते रहते हैं, आप देख लेना वो। उसमें फिर कभी हम लोन पे हम अलग से बनाएंगे। अभी यहाँ इतना समझ लो कि उसने आपको दे दिया सेंक्शन, तो अभी आप अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो रेडी करते हो, और बैंक आपको जब आप दिखा देते हो कि हमने अपना पेमेंट का है ना प्रूफ दे दिया कि भाई है, तो बैंक आपको डीडी दे देगा। वो डीडी आप सामने वाले को जेरॉक्स फोटोकॉपी मिल जाएगी कि डीडी रेडी है, आप लोग जाओ पेपर एग्जीक्यूट करो रजिस्ट्रार ऑफिस में। मतलब उसके बाद आप स्टैम्प ड्यूटी भरोगे, रजिस्ट्रेशन जो भी है पे करोगे। प्लस एक चीज़ ध्यान रखना, इंडिया में टीडीएस होता है 50 लाख के ऊपर। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो आपको 1% टीडीएस डिडक्ट करना होता है। मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 1 लाख रुपए, तो आप 99 लाख तो दोगे उनको, सेलर को, 1 लाख आप टीडीएस जमा करोगे। और अगर ये एनआरआई केस है, ये इंडियन के लिए 1% टीडीएस डिडक्ट करना, एनआरआई केस में 20% से ज़्यादा होता है। तो आप सीए से वो चीज़ चेक कर लेना, और टीडीएस कैसे भरना है सीए आपकी मदद करेगा। ये थोड़ा पढ़ भी लेना अभी, क्योंकि मैं ना सीए हूँ ना लॉयर हूँ, बट एक नॉर्मल मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ, और जो होता है थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूँ। पर आपको ये इन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, सीए की, एडवोकेट की, ठीक है, बैंकर की, जो आपको सही गाइड करेंगे। तो वो काट के तो आपने स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन आजकल ऑनलाइन भर जाती है, और वो लॉयर अपॉइंटमेंट ले लेगा, और आपका जो भी ड्राफ्ट वगैरह बनाएगा, सेल डीड जो है वो एक बार चेक कर लेंगे। फिर जाके आप लोग पेपर एग्जीक्यूट करते हैं वहाँ पर। फिर सारे ओरिजिनल पेपर जब मिल जाते हैं, सोसाइटी से एनओसी लेके जाके बैंक को दिया जाता है, और वो दे के फिर वो डीडी दे देते हैं। तो ये पूरा इस तरह से प्रोसीजर होता है पूना में, एटलीस्ट पुणे के अंदर ऐसा चलता है। अब मान लो कि इसमें थोड़ा सा आ गया कि दोनों का लोन है, ठीक है, बायर का भी लोन है, सेलर का है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज ये होता है कि जो सेलर का लोन है, मान लो उसका भी 50 लाख पेंडिंग है, तो अभी बायर 80% लोन ले रहा है, तो ये क्या करेगा, पहले एक डीडी इनका बैंक निकालेगा जो उनके लोन को ख़त्म करेगा। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग लोन है सेलर का वो पहले करना पड़ेगा ना, तभी पेपर रिलीज़ होंगे। तो
इस केस में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो पेपर रिलीज़ होकर आने में भी 15 डेज़ का टाइम लग जाता है। तो जो बायर का बैंक है वो 2 बार डीडी देगा, पहला उनके बैंक लोन को क्लोज करने के लिए, और जब पेपर आ जाएंगे तो फिर दोबारा सेल डीड फाइनल बनेगा और रिमेनिंग जो भी पार्ट है वो मिलेगा। तो इस तरह से ये प्रोसीजर होता है। अगर आपके कोई सवाल है तो उसको और डिटेल में हम लोग बना सकते हैं। अभी मान लो कि बायर जो ले रहा है सेलर का लोन है, तो लोन तो बैंक के पास है, तो पेपर उसके पास नहीं होंगे। तो जो बायर का बैंक है वो खाली बोलेगा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हेल्ड विद द बैंकर, सेलर के जो भी है, एंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट, फोरक्लोजर अमाउंट क्या है, केवल 2 ही चीज़ मांगेगा। फिर पूरी लिस्ट की जगह ये 2 चीज़ मांगता है। ठीक है, तो आगे डिटेल में जानने के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8888 588 288, या आप लॉयर को पूछिए, क्योंकि मैं तो पुणे की, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो बाकी अदर स्टेट में। थैंक यू।